पूर्ण होते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि अपने परिवार के साथ ये दिन साझा किए जाएं, क्योंकि हम बाहर जॉब भी करते हैं तब भी और ज्यादा मन होता है कि अपने परिवार के साथ, लेकिन यहाँ आना भी इसलिए भी हो गया कि ये भी मेरा परिवार है, इसलिए आप लोगों के बीच में और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रोहित भाई को, अरविंद भाई को, रवि भाई को और आप सब लोगों को जो आपने समय निकाला। कवि सम्मेलन की एक परंपरा है, जब भी कोई साहित्यिक कार्यक्रम होता है तो मां सरस्वती का आह्वान किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, उनका चित्र भी रखा जाता है, लेकिन वाणी पुत्रों को वाणी पुत्र कहे जाते हैं, सरस्वती पुत्र कहे जाते हैं जिनमें कलमकार होते हैं। तो चित्र ना सही लेकिन हम अपने दिलों में मां सरस्वती लिए घूमते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब जहाँ बेटे होंगे वहाँ माँ को तो आना ही पड़ेगा, इसलिए चित्र इसलिए भी ज्यादा मायने नहीं रखता है। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ भाई, देख लिया सरस्वती माँ तो हम तुम्हारे या तो ये गाएंगे या माइक गाएगा, एक गा सकते। सरस्वती माँ तो हम तुम्हारे भरोसे। पहले ठीक था यार, तूने चेंज कर दिया। करे स्टार्ट। सरस्वती माँ तो हम तुम्हारे भरोसे महफिल सजा रहे हैं। सरस्वती माँ तो हम तुम्हारे भरोसे महफिल सजा रहे हैं। चली आओ माँ बजाती बीड़ा, चली आओ माँ बजाती बीड़ा, तुम्हारे बच्चे बुला रहे हैं। सरस्वती शारदे तुम्हारे भरोसे महफिल सजा रही। कमलासिनी ज्ञानदायिनी माँ, ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है। पद्मासिनी ज्ञानदायिनी माँ, करो जगत का कल्याण माते। कमलासिनी ज्ञानदायिनी माँ, करो जगत का कल्याण माते। करो सवेरा हरो अंधेरा, हरो अंधेरा करो सवेरा, तुम्हारी ज्योति जला रहे हैं। सरस्वती शारदे तुम्हारे भरोसे महफिल सजा रहे हैं। और अगला शेर कि तुम्हारी कृपा से है मलेखन, तुम्हारी कृपा से है मवादन, तुम्हारी कृपा से है मलेखन, तुम्हारी कृपा से है मवादन, तुम्हारी कृपा से ही ओ मैया, तुम्हारी कृपा से ही ओ मैया, स्वरों के सब साधक गा रहे हैं। सरस्वती माँ तो हम तुम्हारे भरोसे महफिल सजा रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ अनुराग जी से, अनुराग जी आए और अपनी वाणी से एक बार 14 पहले अनुराग जी के लिए। माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ। इसको सेट करूँगा। ठीक होगा।
पहले तो ये बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया आज यहाँ आ क्यों गए, बुला लिया तो आ गए। और शिक्षा का केंद्र है, कवि सम्मेलन की वास्तविक शुरुआत अब मैं यहाँ से करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप बच्चों के लिए मैं प्रारंभ करता हूँ, मजे से सुनिएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तुम भी कि बच्चा हर बचपन से निराला नहीं जाता। आप लोग यहाँ बैठे, लाइट की समस्या थी, कार्यक्रम बहुत पहले शुरू होकर अब तक समापन की ओर बढ़ गया होता। कि बच्चा हर बचपन से निराला नहीं जाता, आभूषण बिना अग्नि के ढाला नहीं जाता, और खा पी कर बढ़कर बड़े तुम हो गए, लेकिन गुरु के बिन शिष्य भी पाला नहीं जाता। भैया हमारे शिक्षक हैं, काफी बड़े कवि हैं, काफी बड़े न्यूज चैनलों पर भैया ने काव्य पाठ किया है। और सुनिएगा, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ कि अनुग्रह क्या स्नेह भी सुनो नंदन करेंगे हम। अनुग्रह क्या स्नेह भी सुनो नंदन करेंगे हम, करोगे छल पाप तो क्रोध क्रंदन करेंगे हम, और तुम्हारे चित्त में है ये, रखोगे भावना कैसी, होगी संस्कारी को नमन बंधन करेंगे। नमन बंधन करेंगे हम। और मैं थोड़ा सा आपका नजरिया देखना चाहता हूँ, आप किस तरह मुझे लेते हैं। भैया को पता है कैसे कैसे लेते हैं। पिता के लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बाप के लिए पढ़ रहा हूँ, मजाक के लिए नहीं, बाप है मजाक नहीं, ध्यान से सुनिएगा। कि रखे जो फिट तुम्हें हरदम, वो नाप है पापा, जिम्मेदारियों से अब हुआ हाफ है पापा, और समय पर प्यार गुस्सा लठ जो भी बजा दे, फिर उठाकर जो पटक दे वो पाप है पापा। अच्छा नहीं लगा? तालियां बजाते रहो, बाहर पता चल जाए कि हाँ वीरान जगह पर कभी सम्मेलन हो रहा है। और सुनिएगा, मैं किसके लिए पढ़ता हूँ आप खुद समझ लेना। कि माथे पर पसीने की वो बूंदें साफ होती हैं। आप कुछ भी समझें, मैं माँ के लिए पढ़ता हूँ कि माथे पर पसीने की वो बूंदें साफ दिखती हैं, बहुत तेज है मैडम मगर वो आप दिखती हैं, और बता बालों का जूड़ा जब हवा में खोलती हैं तो प्यारी गुड़िया हो जैसी वो फोटोग्राफ दिखती हैं, प्यारी गुड़िया हो जैसी वो फोटोग्राफ। और सुनिएगा इसी क्रम में आगे कि चंदन है या फिर विधिया, उन्हीं के लिए फिर पढ़ता हूँ कि चंदन है या फिर विधिया, वो माथे जब लगाती हैं, मैं क्या वर्णन करूं उनका, वो हद दिए में बाती हैं। और माथे पर बनी बालों के मैं दिली आकृति जब देखूं, आप लोग कभी देखना, माथे पर बनी बालों के मैं दिली आकृति जब देखूं, अधिक सुंदर अधिक प्यारी मुझे बस वो ही भाती है, मुझे बस वो ही भाती। समय का ख्याल भैया देखते रहना। और मैं आप बच्चों के लिए फिर आता हूँ कि उपलब्धियों के शिखर भी चढ़ने हैं हमको, हाँ वो पाठ मानवता के पढ़ने हैं हमको, और ये संघर्षों की कश्ती भी चुननी पड़ेगी, सफलता के नए आयाम गढ़ने हैं हमको, सफलता के नए आयाम गढ़ने हैं। तालियां टाइम टाइम पर बजाते रहिए ताकि हमें भी लगे कि हाँ कवि सम्मेलन में मैं आया हूँ, भैया ने बुलाया है। और सुनिएगा कि क्यों बट बरगद को काट कर छड़ी करते हो, क्यों खामखा बहसबाजी बड़ी करते हो, बुरे लोगों से बचकर उनसे दूर रहना चाहिए, बुरे लोगों से बचकर उनसे दूर रहना चाहिए, क्यों नफरत की दीवार तुम खड़ी करते हो। धन्यवाद भैया। और सुनिएगा कि हो कुछ भी, भाइयों का समर्थन चाहता हूँ, आपकी बात पर आ रहा हूँ, बड़ा दम चाहिए इस बात को कहने के लिए कि हो कुछ भी पर वो गुस्सा हम हावी समझते हैं। आजकल के बच्चे, मैं जिस जनरेशन का हूँ, 21वीं सदी में जन्मा हूँ, 2000 कि हो कुछ भी पर वो गुस्सा हम हावी समझते हैं, स्नेह बंधन को रिश्तों की चाबी समझते हैं। आप लोग गलत मत लेना कि हो कुछ भी पर वो गुस्सा हम हावी समझते हैं, स्नेह बंधन को रिश्तों की चाबी समझते हैं, और भूल समझो या कह लो तुम उसे अपना नानी, ये दोस्त हैं अब भी तुम्हें भाभी समझते हैं, ये दोस्त हैं अब भी तुम्हें भाभी समझते हैं। और सुनिएगा कि अजी कहकर बुलाती थी, पता है वार्ड देती है,
भैया ने कहा था कि आपको श्रृंगार रस पढ़ना है तो श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, तो पता ना कैसे कैसे अलग लिखा जाता हो, तो आप मुझे बता। कि अजी कहकर बुलाती थी पता है वार्ड देती है, कभी प्रेम पत्र जो देती वो शादी कार्ड देती है, तो मेरा जो ख्याल रखती थी, मेरा जो, वैसे कोई ऐसी बात है नहीं कि अजी कहकर बुलाती थी पता वह वार्ड देती है, कभी प्रेम पत्र जो देती वो शादी कार्ड देती है, अब मेरा जो ख्याल रखती थी अब बदल गई प्यारे, सोनू जी कहते सुनता था वो गाली हार्ड देती है। छोटी सी उम्र में बड़े अनुभव ले रखे हैं। अनुभव ना भैया, ये अनुभूति है, अनुभव नहीं है ये, अनुभव तो लिए ही ना। इतनी जल्दी अनुभूति अब कुछ भी कह ले बेटा, मानेंगे कभी कभी कल्पना में घुसे, कल्पना की अनुभूति है। वही है ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। अनुभूति अनुभव नहीं, गलत भावनाओं में उतरे। बच्चों के लिए फिर पढ़ता हूँ कि चमकते हैं सितारों से मैंने वो हूर देखे हैं, करते हैं बगावत जो मैंने मजबूर देखे हैं, ख्वाहिश थी ख्वाबों की वो जीवन कट गया सारा, रहते थे घमंडों में मैंने वो चूर देखा। धीरे धीरे इसी क्रम में मैं 2-4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, फिर मैं चाहूँगा। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ लोगों से, जैसे तो मैं घर में ही रहता हूँ, खानदान वाले भी मुझे नहीं जानते, तो थोड़ी बहुत समाज में छवि है वो बात अलग है। मैं गया, मुझसे पूछा क्या कर रहे हो बेटा, 12th हो गई, मैंने कहा हाँ साहब हो गई। बोले कितने नंबर आए, मैंने कहा इतने। बोले अब, मैंने कहा अब ये कर रहा हूँ। बोले फिर क्या करोगे, मैंने कहा ये करूँगा। बोले फिर ये करूँगा। 3-4 डिग्री मैंने गिना, 5-7 क्वेश्चन उन्होंने भी कर दिए। मैं थक गया, और थक गया। उन्होंने लास्ट में भी ये पूछा कि करोगे क्या, नंबर पूछ कर मैं बेहाल। तब सुनिएगा बच्चों, मैं पढ़ता हूँ, मैंने उन्हें क्या जवाब दिया, भैया सुनिएगा कि नंबर कहाँ के, क्या पढ़कर करेंगे, नंबर कहाँ के, क्या पढ़कर करेंगे, क्या घोड़ों की रेस में बढ़कर करेंगे, और नौकरी करेंगे तो छापेंगे कैसे, अब जो भी करेंगे चुनाव लड़कर करेंगे। धन्यवाद। अब सुनिएगा, उन्होंने फिर क्वेश्चन कर दिया कि क्या करोगे। भैया ने कहते विधायक वगैरह इतना नहीं, सुनिएगा क्या बनेगा कि होशियारी जज्बा न कद पर बनेंगे, होशियारी जज्बा न कद पर बनेंगे, न सरकारी प्रतिष्ठित मद पर बनेंगे, और बकैती दवाई के कर लो मंचा है अपन मंत्री सांसद पद पर बनेंगे। सीरियस मत ले लेना, मुझे कोई टिकट नहीं देगा, नौकरी की बातों को बता देना, कहीं वो भी हाथ से चली। सुनिएगा, मैं वास्तविक पर अपने लय पर आता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। अभी बंगाल में पढ़ रहा था, बंगाल में एक लेखक ने लिख दिया कि श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आक्रमणकारी। मुझे बहुत दुख हुआ, उन्होंने उनके विषय में पता ना क्या क्या कह दिया, ऐसा लेखक हो ही नहीं सकता। तब सुनिएगा, मैंने लिखने की कोशिश की, एक छंद पढ़ता हूँ कि आक्रमणकारी बोलकर, श्री राम भगवान को आक्रमणकारी कह रहे थे साहब, कि आक्रमणकारी बोलकर खुद को लजा रहे हैं, शर्म नहीं आती क्या विदेशी बता रहे, आक्रमणकारी बोलकर खुद को लजा रहे हैं, शर्म नहीं आती क्या विदेशी बता रहे। श्री राम शब्द की उत्पत्ति हुई है जी रोमिन से, देशद्रोही राक्षस स्वदेशी बता रहे, और खुदीराम बोस को जो आतंकवादी कह रहे थे वही बंगाली आज देशी बता रहे, और पता नहीं है ठिकाना जिन्हें अपने बाप का भी वे श्री राम को विदेशी बता रहे, विदेशी बता रहे। इन्हीं शब्दों के क्रम में आगे बढ़ता हुआ मैं गंगा माँ के लिए पढ़ता हूँ, धरती माँ के लिए पढ़ता हूँ। लोग धन्यवाद भैया। आप लोग बोल तो नहीं हो रहे, नहीं ऐसे कैसे चले जाओ, घर छोड़वाएंगे क्या, बैठे हो भी कोई बात नहीं, जाना खत्म हो गया मामला। पहले कभी नहीं, बारे बढ़ाते
दादा भैया आ गए। ये बाहर जो खड़े हुए हैं आप अंदर आके बैठ जाइए। बाहर वालों के लिए भाई ये मेरे बच्चे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हैं, मैंने इनके लिए जगह कर दी है। आ जाओ जगह बना सुनिएगा दोबारा प्रारंभ करता हूं कि परमाणु बमों की गिनती सुनाता है कि इससे तो गायब नहीं है कि परमाणु बमों की गिनती देश हमने हिला दिए। अच्छा मानवता को जर्जर कर घूंघट हमने फैला दिए और धरती माँ गंगा माँ मायूस पड़ी चित्कार लगा रही रो रो कर अमृत जलधारा में हमने घातक विष क्यों मिला। समझने वाली बात है। अमृत जलधारा में हमने घातक विष क्यों मिला दिए। और सुनिएगा 15 अगस्त नजदीक है। आप लोगों के समय का जो माहौल था और आज जो माहौल है उस पर लिखा भैया सुनिएगा। तब क्या था और आज क्या है सुनिएगा। निकलती थी रैली और गूंजते थे नारे तब। आज बच्चों की बात है नारे बोलिए समझ लो। बच्चों के हाथ में झंडा अगर देख लिया बच्चों के ग्रुप को ही ले लिया समझ लो। ले रहे हैं आनंद बच्चे गलियों में हाथ पीट सांस्कृतिक कार्यक्रम की तालियां समझ लो। मिलती थी बूंदी और जलेबी की थैलियां जो बिस्कुटों की पैकेट बूंदियां समझ लो। ये वास्तविकता कितना माहौल परिवर्तन हो गया। सुनिएगा तो यहाँ कोई नारी शक्ति बैठी ही नहीं है फिर भी मैं आप लोगों के अंदर बस भावनाएं रहनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ कि राधा नहीं मीरा नहीं बताना मैंने देखने का प्रयास किया। आज भारतीय नारी को किस रूप में हिंदुस्तान देखना चाहता है कि राधा नहीं मीरा नहीं सीता भी बनो ना तुम प्रार्थना है आज माँ भवानी बन जाएंगे। ताड़ित प्रताड़ित दबों को दीन दुनिया को सबको सवारने सयानी बन जाएंगे। और तुमसे बड़ी है माता भारती किसान सदा और भी बड़ों की वरदानी बन जाइए। और देश की अखंडता के हेतु प्राण तजती जो झांसी वाली रानी वरदानी बन जाएगी। झांसी वाली रानी वरदानी बन जाएगी। और सुनिएगा कि गलतियां भले हो किंतु कहकर हमारा है ये पार्टियों में अपने भी राज नहीं खोलते। गलतियां भले हो किंतु कहकर हमारा है ये पार्टियों में अपने भी राज नहीं खोलते। प्रणय के अटूट बंधन मोतियों से पिरे हो तो प्रेम वाले ऐसे प्यारे प्रेम नहीं बोलते। और महंगा हो कितना भी हीरे से कम नहीं जौहरी भी धतूरे से धतूरे नहीं तोलते। जौहरी भी धतूरे से धतूरे नहीं तोलते। महंगा हो कितना भी हीरे से कम नहीं जौहरी भी धतूरे से धतूरे नहीं तोलते। और सिकंदर भी हारा हो तो चंद्रगुप्त से था किंतु जीतने वाले को ही सिकंदर क्यों जीतने वाले को ही सिकंदर क्यों बोलते। और सुनिएगा बाहर रूस यूक्रेन वाला युद्ध जो चला था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से जनता ने कार्य कर लिया है कि और किसी में कम नहीं था। वहां के राजदूत ने यह कह दिया था कि जो भारतीय हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी वो अपने घरों पर गाड़ियों पर झंडा लगा लें। तब मैंने लिखने का प्रयास किया और इसको पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। सुनिएगा कि भारतीय राजनीति प्रखर प्रचंड है उससे बड़ा कोई ओहदा नहीं होगा। भारतीय राजनीति प्रखर प्रचंड है उससे बड़ा कोई ओहदा नहीं होगा। कहां तक दबाओगे उड़ते परिंदे हैं रखने तुम्हारे पास ओहदा नहीं होगा। और बेचकर खा जाएंगे कच्चा चबा जाएंगे अस्तित्व मिटा देंगे सौदा नहीं होगा। तिरंगा लगा लो घर गाड़ियों पर आज तुम छूने वाला फिर तुम्हें पैदा नहीं। बहुत सुंदर अनुराग भाई। दरअसल क्या होता है कि कवि सम्मेलनों की परंपरा है कवि तभी तक है तब तक श्रोता है। असली कवि सम्मेलन तो श्रोता बनाते हैं। अगर हम बोलते रहे कोई नहीं सुने कोई अगर दाद ना दे सपोर्ट ना करे तो किसी मतलब की कविता नहीं। ऐसे ही एक मुशायरा हुआ उसमें मुशायरे में क्या होता है पोएट्री जो हिंदी की करते हैं उनको ज्यादा कवि कवित्री बोलते हैं और जो उर्दू की पोएट्री करते हैं उनको शायर और शायरा बोलते हैं। उसको कवि सम्मेलन बोलते हैं प्रोग्राम तो उसको मुशायरा बोलते हैं। तो उर्दू का मुशायरा हुआ और संयोग से
सामने जो मुख्य अतिथि थे विधायक जी, वो प्योर हिंदी वाले बैठा दिए सामने। उन पर उर्दू के शब्द उनके चेहरे चपाकर साथ आए, उनको उर्दू नहीं आती। मुख्य अतिथि के तौर पर हिंदी वाले विधायक जी और शायर और शायराए, वो जी तवज्जो दीजिए, उनका तकिया कलाम होता है कि तवज्जो दीजिए। मुशायरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद भाषण हुआ मुख्य अतिथि जी का, तो उन्होंने कहा बहुत ही शानदार मुशायरा हुआ, मुशायरों ने बहुत शानदार कलाम, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और सभी मुशायरों ने एक एक तवज्जो मांगी है। हम लखनऊ जाएंगे, नेताजी से बात करेंगे, एक एक तवज्जो दिलवाएंगे। यहाँ तक तो ठीक था, और चले पीछे कहाँ रहने वाले थे, बोले नेताजी वो तो बात ठीक है कि हम इनको तवज्जो दिलवा देंगे, लेकिन ये मुशायरीन जो थी ये क्यों तवज्जो मांग रही है, ये क्या करेगी तवज्जो का? बड़े चुप रहे। 377 भी तो खत्म हो गई, ये क्या करने की आवश्यकता हो। इसलिए आनंद के साथ आप जैसे चाहेंगे वैसी कविताएं सुनाई जाएंगी, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा आनंद आएगा। बुजुर्ग ज्यादा है, बच्चे चले गए। मुनव्वर राना बहुत बड़े शायर, उन्होंने लिखा है कि हमारे जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारे जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और अगला शेर तो स्पेशली मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों के लिए, कि हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े भी जरूरी हैं, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े भी जरूरी हैं, अगर ये नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। और मैं भी 10 के कभी अपने छोटे भाई, मेरे से तो उम्र में छोटे ही हैं, मैं तो 33 साल का हो गया आज, बातों में पता चला 26 साल के हैं, वैसे शिक्षा के पैसे थे लेकिन छोटे उम्र में तो छोटे हैं। भी 10 के कवि, उनको बड़े कवि की पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है। अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है, जिन्होंने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। अच्छा, ऐसे तो ताली बजाओ, फिर मैं अपनी गजल के सिर्फ सुनाना शुरू कर दूंगा। मैंने इसीलिए कभी कहा था, कभी लिखे थे, फिर शीतयुद्ध हो गया। हम गए थे, अपने बुजुर्ग बैठे नहीं, बता देता कहाँ गए थे, मित्र के पास गया था और शीतयुद्ध हो गया किसी बात को लेकर। 500-600 किलोमीटर मित्र के, अब मान लो हम जाए, हम रोहित भाई के आए सहारनपुर से, ये चुपचाप बैठे रहे, तो दिल तो ऐसा लगे यार इसे तो मार दो हमें। मैंने लिखा था कि गर्दन पर चाकू छुरियां तलवारें धर, शीतयुद्ध की वजह से, खामोशी के लिए, गर्दन पर चाकू छुरियां तलवारें धर, कुछ भी करियो खामोशी से कत्ल न कर। गर्दन पर चाकू छुरियां तलवारें धर, कुछ भी कर, यूं खामोशी से कत्ल ना कर, और चलो बने हमराज हमनवा हमराही, चलो बने हमराज हमनवा हमराही, यूं तन्हा तन्हा होगा ये दुश्वार। तुम्हें बता रहा था कि अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है, जिन्होंने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है, जिन्होंने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। बहुत सच बोलता है इसे जल्दी जहर दे दो, बहुत सच बोलता है इसे जल्दी जहर दे दो, सियासत को जमाने में महज सुकरात का डर है। क्या कहें, जोरदार तालियों से मुबारक शोहरत सियासत को बढ़ाइए और भी रस का कविता पढ़ते हैं। स्वागत। मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां आप लोगों ने बजाई, इसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी हूं। एक बार तो हाथ उठा लीजिए, मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन थोड़ा सा मन से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, यहाँ पर आना मेरा सार्थक हुआ। बड़े भैया राजेश जी हैं और आज पहली मुलाकात है भैया से, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। और आज आपको विशेष तौर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिसका पता मुझे यहीं आप आकर लगा। और मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ छोटे भाई, अनुराग भाई ने बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, उनके मन का और आप सभी के मन का काव्य पाठ किया। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ खोल के जोरदार तालियां छोटे भाई के लिए। और मैं आपका बहुत ज्यादा देर तक खून नहीं सोचूंगा, 5-7 मिनट लूंगा, लेकिन 5-7 मिनट थोड़ा सा मन से जुड़ जाइएगा। सबसे पहले तो इसने जो काव्य पाठ किया उसके लिए 4 पंक्तियां कहीं ऐसे भी लिखी, भैया ने वीरस की भूमिका बनाई है,
वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां आपको आनंद आएगा और लगे कि इसका चरित्र चित्रण बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो फिर इस कवि सम्मेलन में अब तक जैसी तालियां नहीं बजी हैं, ऐसी तालियां बजाकर एक बार बताइएगा कि आप लोग जीवंत हैं, आप कविता को सुनने की भूमिका में आ चुके हैं। मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं कि तेरा अंदाज ही जुदा है, तेरा क्या होगा। जो इसने पढ़ा सारा एक बार घुमा लीजिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा कि तेरा अंदाज ही जुदा है। तेरा भैया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, रोहित जी से काफी रोहित जी, हाँ थोड़ा सा क्या है, मैं भी अभी यहाँ पे नया ही हूँ तो मुलाकात रोज होती है, लेकिन नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मगर मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा कि तेरा अंदाज ही जुदा है, तेरा क्या होगा, तेरा मालिक तो बस खुदा है, तेरा क्या होगा, और एक लड़की ही काफी तुझको तबाह करने कि एक लड़की ही काफी तुझको तबाह करने को, तू तो हर लड़की पे फिदा है, तेरा क्या। तो थोड़ा सा और आप तक पहुंचना चाहता हूं, पीछे मेरे कुछ युवा साथी बैठे हुए हैं, आप तक बात पहुंचेगी। आजकल कैसा जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं लिखा गया पुराने जमाने का जो प्यार होता था वो कहीं उसमें सच्चाई होती थी, पूरे जीवन पर्यंत साथ निभाने का एक वादा होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अगर लगे कि बिल्कुल सही है तो मेरे युवा साथी जो परिचित हैं, जो इस तरीके का इश्क कर रहे होंगे, वो थोड़ा सा साथ दें कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं। अच्छा, कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं, करे यूं प्यार से बातें कि मिस्री घोल देते हैं, करे यूं प्यार से बातें कि मिस्री घोल देते हैं, कि इनके आई लव यू का नहीं कोई ठिकाना है, कि इनके आई लव यू का नहीं कोई ठिकाना है, करे पहली मना तो दूसरी से बोल देते हैं, करे पहली मना तो दूसरी से बोल देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय है नहीं, हम 7:30 बज रहे हैं और मुझे पता लगा था कि 5 बजे से 7 बजे तक का कार्यक्रम है, आप लोग काफी समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ जिस कार्य के लिए आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को जाना जाता है, जिस कार्य के लिए आप सभी का आशीर्वाद मिलता है, वहां तक आपको ले जाने की कोशिश करूं। कुछ 1-2 मुक्तक और 2-4 क्षण बस आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद अपना स्थान लूंगा, फिर हम भरपूर मन से बड़े भैया राजेश जी को सुनेंगे, जिन्हें सुनने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। भैया 2 मिनट बस थोड़ा सा मन से सुन लीजिएगा, क्योंकि खुद भी युवा हूं और पर्याप्त मात्रा में युवा बैठे हुए, तब आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि अगर परखोगे कैसा होता है भारतवर्ष का युवा, कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, छोटा तालियां आप जी के लिए। और 4 पंक्तियां और यहीं से देखने की कोशिश करिएगा कि भले ही रंग मस्ती का धुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का धुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। आप मुट्ठी भर लोगे लेकिन मन से सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इससे बड़ा कुछ सम्मान नहीं हो सकता। और मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। एक तरफ ये पीढ़ी है जो देश के लिए यहाँ पर बैठी हुई है, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन एक पीढ़ी है जो कहीं क्लबों में आपको घूमती हुई नजर आएगी, जो पूरी तरीके से ट्रैक को चेंज कर चुकी है। तब बताना चाहता हूँ कैसे लोगों की आवश्यकता है। अभी मेरी काफी सारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई थी, वो उन्हें देर हो गई थी तो चली गई, लेकिन कैसी बेटियां चाहिए देश को, कैसे बेटे चाहिए, 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। अगर लगे तो अपना भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए, कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक मां तो भारती का किया,
कि निज रक्त से तिलक मातु भारती का किया, विश्वमेल जैसे बलिदानी हमें चाहिए कि निज रक्त से तिलक मातु भारती का किया, विश्वमेल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी होने चाहिए, शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ एक पंक्तियां और देख लीजिएगा, 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं। जब एक वीरस का कवि काव्य पाठ करने के लिए आए और उसकी कविता में कहीं उन बेटों की बात ना हो, उन क्रांतिकारियों की बात ना हो जिन्होंने मां भारती की गुलामी की बेटियों को काटने के लिए हंसते हंसते सन को न्यौछावर कर दिया, तो लगता है कि कहीं अधूरापन सा रह गया। 1 मिनट की एक छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहूंगा, उसके बाद 4 पंक्तियां निवेदित करूंगा। आप लोगों को भली भांति पता होगा कि जब भगत सिंह की मां भगत सिंह की फांसी से 1 दिन पहले जेल में उनसे मिलने पहुंची, तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू है। तो भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है? तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक छा जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते हैं, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता है, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता है, तो फिर आगे से पीछे तक सभी लोग अपने हाथों को खोलिएगा और मुझे बताइएगा कि कितना सम्मान, कितना आदर आपके दिलों में भगत सिंह के लिए है। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेके जा रहा। लेकिन जब ऐसे क्रांतिकारियों को कहीं पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे, तब लिखने के लिए स्वदेश यादव को मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में 4 निवेदन करता हूं, चारों निवेदन अगर स्वीकार हो जाए तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। क्या क्या नहीं भूलना है? कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना, और निज शुद्ध भारतीय मातृभू की रक्षा हेतु पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं 1-2 क्षण और आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि भैया के और आप लोगों के बीच में ज्यादा व्यवधान नहीं बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं जुड़ना चाहता हूँ, आप तक पहुँचना चाहता हूँ। जब बात भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तक पहुंची है, मैंने बड़ा अच्छा लगा, मैं जब भैया के अंदर ऑफिस में बैठा हुआ था, सामने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों की फोटो लगा रखी है। कहीं अपने बच्चों में ऐसे संस्कार देते होंगे, जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें इस बात के बारे में बताते होंगे। आज ये हालात आ गए कि अगर आप 4वीं-5वीं के बच्चों को दोनों की फोटो दिखाकर पूछ लो कि बेटा इनका नाम क्या है, तो शायद वो नाम भी ना बता पाए। तब कहीं बताना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जब अंतिम समय में चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के सैनिकों ने घेर लिया और चारों तरफ से उन पर गोली चलाई जा रही थी, तो अकेले चंद्रशेखर आजाद उनका मुकाबला कर रहे थे और अंग्रेजों की कोई भी गोली उन्हें शहीद नहीं कर सकी। अंत में उन्होंने अपनी माओवाद की गोली से अपने आप को शहीद किया। तब मेरे कवि हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या ऐसा संभव है कि 100 लोग गोलीबारी कर रहे थे, उसके बावजूद कोई भी चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी नहीं कर सका? तब जो उत्तर मेरे दिल से निकल कर आया, उस उत्तर को 4थी पंक्ति में पिरोने की कोशिश की है। और अगर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर बिल्कुल सही है, शायद यही वजह रही होगी जिसकी वजह से अंग्रेजों की कोई भी गोली चंद्रशेखर आजाद को नहीं छू सकी, तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा। मैं बताना चाहता हूं कि अगर उन गोलियों ने चंद्रशेखर आजाद को शहीद नहीं किया, तो आखिर उन गोलियों ने क्या किया? देखिएगा 4थी पंक्ति में उत्तर है, संभालिएगा। कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी, कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी, तब याद आएगी वही कहानियां। कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी, तब याद आएगी वही कहानियां। और माँ तो भारती की रक्षा है, तो माँ के लाडलों ने होम कर डाली चढ़
चढ़ती हुई जवानियां कि मात भारती की रक्षा है तुम के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां और एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूंछों वाली कि एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूंछों वाली अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां कि एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूंछों वाली अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां और शेखर का सीना कि शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी अंग्रेजी गोली ठोकती नहीं सलामियां शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी अंग्रेजी गोली ठोकती नहीं सलामियां। और एक अंतिम छंद है आप लोगों के बीच में रखता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा क्योंकि बयान आ जाते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भारत में जो सैनिक हैं, भारत की जो सेना में लोग हैं, वो बलात्कारी होते हैं जब ऐसे ऐसे लांछन लगाए जाते हैं। मैं नाम लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं समझता, सभी लोगों को पता है कि किन लोगों के ये आए थे बयान। आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे गुस्से को ना जगाओ, अगर गुस्सा जाग गया तो क्या हो सकता है। और अगर यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को लगे कि ये होना संभव है तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा। मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ लोगों को कि लड़ने झगड़ने का शौक हमें भी नहीं है। कि लड़ने कहा जाता है साहित्य की भाषा में, कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग वर्जित होता है, लेकिन इसके बावजूद मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है। अगर आप लोगों को लगे कि ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी शब्द का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक था तो फिर अपना साथ दीजिएगा। कि लड़ने झगड़ने का शौक हमें भी नहीं है, नफरतों की खाई प्यार से भी पाट देंगे। कि लड़ने झगड़ने का शौक हमें भी नहीं है, नफरतों की खाई प्यार से भी पाट देंगे हम, मगर न समझौता स्वाभिमान से करेंगे। देशद्रोहियों को नहीं ठाट बाट देंगे हम। और अब भी सुधर जाओ कि अब भी सुधर जाओ, तुम्हें समझा रहा हूँ, वरना ये बड़बोली जीभ काट देंगे हम। कि अब भी सुधर जाओ, तुम्हें समझा रहा हूँ, वरना ये बड़बोली जीभ काट देंगे हम। और अब के जो घात किया सैनिकों की शान पे तो बोटी बोटी कर कुत्तों में बांट देंगे हम। अब के जो घात किया सैनिकों की शान पे तो बोटी बोटी कर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः से बड़े भैया राजेश जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि क्रम है, अब मेरे बाद बड़े भैया को इस माइक पर आना है। आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूं बड़े भैया को। जितनी देर आपका मन हो उतनी देर आप सुन सकते हैं। क्या है कि हम लोग वीरस पढ़ते हैं, अगर आप लोग मन से नहीं भी सुन रहे हो तो हम चीख चिल्ला के आपको अपने लायक बना लेते हैं। लेकिन बड़े भैया अपनी लेखनी को श्रृंगार में चलाते हैं और इन्हें थोड़ा सा आपका अतिरिक्त मन चाहिए होगा, तो आप थोड़ा ऐसा माहौल पैदा करिएगा कि जिससे ये पूरा भरपूर मन के साथ आप लोगों से जुड़ सके। एक ऐसा यहाँ पर माहौल तैयार हो जाए कि जैसे बिल्कुल शांत सरोवर होता है, उसमें अगर एक पत्थर को भी फेंक कर मारा जाए तो उसकी आवाज सुनाई देती है। तो वैसा कुछ यहाँ पर माहौल बनाइएगा। तब आपको जब बड़े भैया के आप गीतों को इनके मधुर स्वर में सुनेंगे तो ये कहीं आपके कानों के रास्ते आपके दिल तक उतर जाएंगे। मैं इस दावे के साथ, इस वादे के साथ भैया को आपके बीच में आवाज देना चाहता हूँ कि बड़े भैया यहाँ पर आए और आकर अपने लोगों को संभालें, क्योंकि आज इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोग इन्हें भली भांति जानते हैं, ये आपको भली भांति जानते हैं। मैं कहीं 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी, क्योंकि देखो कवि तो कवि होता है, चाहे वीरस पढ़ता हो, कुछ भी लिखता सब में। तो शायद मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मेरे दिमाग से भी निकल गए, तब आ रहे थे। मैं मुख्यतः वीरस ही पढ़ता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बड़े भैया को सीधे सीधे आपके बीच में, एक देश के बड़े कवि हैं, सहारनपुर से हमारे बीच में चलकर उपस्थित हुए हैं, तो मैं क्या इन्हें आवाज दूंगा, आप लोग अपनी बड़ी तालियों से देश के बड़े कवि को आमंत्रित करिएगा। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ खोल के बड़े भैया के सम्मान में बजाइएगा। बड़े भैया आए और आकर अपना काम निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। अब तो आपके ऊपर है कितनी देर सुन सकते हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, अरविंद जी कहाँ है? अरविंद जी भी आ रहे थे, एक बाबा जी मिल गए। मैंने कहा बाबा जी कैसे? बोले हम तो साधु संत है बेटा। कैसे होंगे? जैसे हमारा नाम रखता है वैसे रह लेते हैं। बोले बेटा तुम कैसे हो? अरे बाबा हम तो संसारी प्राणी हैं, आपको जैसे आपका राम रख लेता है वैसे रह लेते हैं, हमको हमारी जैसे सीता रख लेती है वैसे रह लेते हैं।
और वीरस सुनने के बाद अंदर से उमंग उठती है, उमंग। जब छोटे भाई यादव जी ने वीरस पर लिखा है, सुनाया है, तो भाई उसी से शुरुआत में भी करना चाहता हूं कि पता नहीं क्यों हम नफरत में इतना लिपट गए हैं, पता नहीं क्यों हम नफरत में इतना लिपट गए हैं। सोचो कभी कहां तक थे, अब कितना सिमट गए हैं। 83 लाख वर्ग किलोमीटर में भारतवर्ष फैला हुआ करता था, आज 32 लाख, लगभग 32 लाख कुछ किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल रह गया। पता नहीं क्यों हम नफरत में इतना लिपट गए हैं। सोचो कभी कहां तक थे, अब कितना सिमट गए हैं। और हिंदुस्तानी होने का कुछ ऐसे फर्ज निभा लो, हिंदुस्तानी होने का कुछ ऐसे फर्ज निभा लो जितना ये शेष बचा है देश मिलकर इसे बचाता। ताली तो मैं जब चाहूं तब बजवा सकता हूं, हल्का सुनाने लग जाऊंगा क्योंकि वीरस की बात चल रही है। मैं अपनी मूल विधा पर आऊं उससे पहले मैंने माता अहिल्या पर एक वीरस की कविता लिखी थी। अभी तक केवल हम ये सुनते हैं कि माता अहिल्या धर्मपरायण थी, शिव भक्ता थी, प्रजावत्सला थी, लेकिन मैंने ये कविता जो लिखी है उसकी भूमिका इतनी है, मैंने ये कोशिश की है कि माता अहिल्या महान कूटनीतिज्ञ क्यों थी, राजनीतिज्ञ क्यों थी। भूमिका कविता की सिर्फ इतनी है, माता अहिल्या के पति 1754-55 में स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद 1766 में मल्हारराव होलकर बहुत बड़े सेनापति, ऐसे सेनापति अगर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वो नेतृत्व करते तो आज भारत का इतिहास कुछ अलग होता। 1766 में मल्हारराव होलकर स्वर्ग सिधार गए। उसके कुछ समय पश्चात उनके बेटे मालोराव 22 वर्ष की उम्र में वो चल बसे। अब सोचिए, एक महिला पहले पति, फिर ससुर, फिर पुत्र, उनको खो देती हैं। मजबूरी आ जाती है कि उन्हें शासन की बागडोर पुनः संभालनी पड़ती है। और कोई भी, आप भी जानते हैं कि महिला का आधिपत्य कौन क्यों स्वीकार करेगा। आज भी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, उस जमाने में क्यों करेगा। षड्यंत्र हुए, माता अहिल्या से वाकिफ थी, महिला सेना तैयार, प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। गंगाधर राव उनका एक दरबान पेशवा रघुनाथ राव को सारे राज बता देता है और बोल देता है कि माता अहिल्या बिखरी हुई हैं और आप आइए और राज्य को हड़प लीजिए। रघुनाथ राव पेशवा पत्र लिखता है माता अहिल्या को, या तो आप हमारा आधिपत्य स्वीकार कीजिए, हमें रसद भेजनी शुरू कीजिए, चौथ भेजनी शुरू कीजिए, ऐसा नहीं करती है तो हम आक्रमण करते हैं। शिप्रा नदी के किनारे दृश्य ये है, मालवा की सरहद शिप्रा नदी के किनारे रघुनाथ राव पेशवा अपनी सेना के साथ डटा हुआ है। पत्र लिखा है, आप हमें रसद भेजिए, हम आक्रमण करेंगे। तब से मेरी कविता शुरू कि काल चक्र पर कभी किसी का जोर नहीं चल पाया, काल चक्र पर कभी किसी का जोर नहीं चल पाया। राज्य मालवा के ऊपर संकट बादल का छाया, बादल का संकट छाया, संकट का बादल छाया। काल चक्र पर कभी किसी का जोर नहीं चल पाया। राज्य मालवा के ऊपर संकट बादल का छाया। पहले पति फिर ससुर मल्हारे असमय छोड़ गए हैं। अल्प आयु में बेटा मालो मुखड़ा मोड़ गए हैं। सब कुछ बिखर गया माता का, किस्मत रूठ गई है। सब कुछ बिखर गया माता का, किस्मत रूठ गई है। हिम्मत ना हारी मर्दानी बेशक टूट गई है। हिम्मत ना हारी मर्दानी बेशक टूट गई है। करी घात दीवाने कुछ राज शत्रु से बोले, मां तो अहिल्या बिखर गई है, आकर धावा बोले। करी घात दीवाने कुछ राज शत्रु से खोले, मां तो अहिल्या बिखर गई है, आकर धावा बोले। सुनी बात जब राघोबा ने मन में अति हर्षाया, कूच करो मालवा और
सेना को वचन सुनाया। कूच करो, मालवाओ, सेना को वचन सुनाया। और इधर मात भी दुश्मन के मंसूबों से वाकिफ थी। इधर मात भी दुश्मन के मंसूबों से वाकिफ थी, लेकिन इससे मर्दानी भयभीत नहीं बिल्कुल भी। फिर से माता अहिल्या ने शासन की डोर संभाली। महिला सेना बना, माता ने कूट चाल चल डाली। महिला सेना बना, माता ने कूट चाल चल डाली। अब महिला सेना को युद्ध के लिए मोटिवेट कर रही है अगली 8 पंक्तियों में। महिला सेना सामने है और माता अहिल्या उस जमाने में किस तरह से बोल रही है, ये पंक्तियां 8 पंक्तियां सुनिए कि सुनो नारियों, आज राज्य पर संकट बहुत बड़ा है। सुनो नारियों, आज राज्य पर संकट बहुत बड़ा है। सुनो नारियों, सीमा पर ले सेना शत्रु खड़ा है। सुनो नारियों, वक्त नहीं है बला कहलाने का। सुनो नारियों, मौका है ये सबला बन जाने का। सुनो नारियों, बैठो गज पर अश्व कमान संभालो। सुनो नारियों, बैठो गज पर अश्व कमान संभालो। सुनो नारियों, बर्छी भाले तीर कमान उठा लो। सुनो नारियों, वक्त नहीं है बला कहलाने का। सुनो नारियों, मौका है ये सबला बन जाने का। सुनो नारियों, बैठो गज पर अश्व कमान संभालो। सुनो नारियों, बर्छी भाले तीर कमान उठा लो। और सुनो नारियों, सिर्फ युद्ध की बची एक पगडंडी। सुनो नारियों, समय आ गया बन जाओ रणचंडी। सुनो नारियों, समय आ गया बन जाओ रणचंडी। माता अहिल्या सेना को मोटिवेट करके पत्र लिखवाती हैं और राघवा के लिए प्रेषित कराती है कि सोच समझकर मर्दानी ने संदेशा लिखवाया। सोच समझकर मर्दानी ने संदेशा लिखवाया। राजदूत के हाथों राघवा को पत्र पठाया। और सुन राघवा, सुनो, सोच समझकर मर्दानी ने यार फोटो ले लो। बहुत बहुत आभार आपका। सोच समझकर मर्दानी ने संदेशा लिखवाया। राघवा, राजदूत के हाथों राघवा को पत्र पठाया। सुन राघवा, अब चेतावनी सुनिए। पत्र में चेतावनी और कूटनीति की। सुन राघवा, समरांगण में होगा अवसंगम है। सुन राघवा, समरांगण में होगा अवसंगम है। सुन राघवा, जग देखेगा किसमें कितना दम है। सुन राघवा, समरांगण में होगा अवसंगम है। सुन राघवा, जग देखेगा किसमें कितना दम है। सुन राघवा, महिला सैनिक लेकर युद्ध लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, रण में मारूं या के मरूंगी। पीछे नहीं हटूंगी, रण में मारूं या के मरूंगी। और सुन राघवा, जीत गई तो विजयी जश्न मनेगा। सुन राघवा, जीत गई तो विजयी जश्न मनेगा। मिली वीरगति यदि रण में, यश गाथा विश्व लिखेगा। अब राघवा पर पत्र पहुंचता है। देख पत्र राघवा का सिर घिरनी सा चक्रा है। वो तो सोच रहा था महिलाएं डर जाएगी, आधिपत्य स्वीकार कर लेगी, उल्टा दाग पड़ जाओगे। कि देख पत्र राघवा का सर घिरनी सा चकराया। बैठ गया सिर को थामे, ये कैसा दाव चलाया। गहन मंत्रणा कर राघवा सेनापति से बोला। गहन मंत्रणा कर राघवा सेनापति से बोला, वापस लौटाओ सेना को, वापस मोड़ो डोला। वापस लौटाओ सेना को, वापस मोड़ो डोला। बात सुनी जब सरदारों ने तो सारे झल्लाए। वो क्या बात कर रहे हो महाराज, हम लड़ने के लिए आए और महिला से डर के आप वापस मोड़ने की बात कर रहे, वापस जाने की बात कर रहे। बात सुनी जब सरदारों ने तो सारे झल्लाए। वीर नहीं हो सकता है जो नारी से डर जाए। वीर नहीं हो सकता है जो नारी से डर जाए। भोला राघवा, तुम जिसको समझ रहे हो नारी। भोला राघवा, तुम जिसको समझ रहे हो नारी। भोला राघवा, तुम जिसको समझ रहे हो नारी। कूटनीति की ज्ञाता है वो नारी खड़ग दुधारी। कूटनीति की ज्ञाता है। और मानो यदि हम जीत गए तो अपयश ही पाएंगे। मानो यदि हम जीत गए
तो अब ये सीख पाएंगे। हार गए यदि महिलाओं से क्या मुंह दिखलाएंगे, हार गए यदि महिलाओं से क्या मुंह दिखलाएंगे। राव तो बोझी है ऊपर से, पार नहीं पाएंगे। राव तुकोजी राव बोलकर थोड़ा सा दूर थे सेना को लेके कि राव तुकोजी है ऊपर से, पार नहीं पाएंगे। लौटो रे लौटो, लेने के देने पड़ जाएंगे। लौटो रे लौटो, लेने के देने पड़ जाएंगे। और कविता का कंक्लूजन अंतिम पंक्तियों में कि केवल नहीं भुजाएं, युद्ध में बुद्धि भी लड़ती है। केवल नहीं भुजाएं, युद्ध में बुद्धि भी लड़ती है। राजनीति रणनीति के संग में कूटनीति चलती है और लक्ष्य भेदे वही असली तीर हुआ करता है। दांव लगा बाजी पलटे वो वीर हुआ करता है। दांव लगा बाजी पलटे वो वीर हुआ करता है। और कूटनीति की माता ने ये झलक एक दिखलाई। 12,876 मंदिरों का निर्माण करने वाली माता अहिल्या शिव भक्ता होने के साथ साथ धर्म परायण होने के साथ साथ प्रजावत्ता होने के साथ साथ महान कूटनीति थी। 30 वर्ष तक उन्होंने मालवा पर राज्य किया है। आज जिस काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो रही है साहब, जब 1600 कुछ ईस्वी में औरंगजेब आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया, 110 वर्ष तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां मंदिर स्थापित कर ले। वर्तमान में जो मंदिर है वो माता अहिल्या का बनवाया हुआ है। 30 वर्ष तक मालवा पर शासन करे। इसलिए केवल प्रजावत्सला धर्मपरायण शिव भक्ता नहीं थी, कूटनीति के थी कि कूटनीति की माता ने ये झलक एक दिखलाई। देखो विजय युद्ध में माने बिना लड़े ही पाई। और सीखो मां तो अहिल्या से, सीखो मां तो अहिल्या से, निज मार्ग प्रशस्त करो रे। छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, हम विचलित हो जाते हैं। हम अपने को हारा हुआ मान लेते हैं, दिल को टूटा हुआ मान लेते हैं। क्या लोग कितने सुसाइड तक कर लेते हैं, कहां तक डिप्रेशन में आ जाते हैं। जिसने महिला ने अपना पति खो दिया हो, अटक से लेकर कटक तक भगवा पताका फहराने वाले 52 युद्धों के विजेता शौर्य शिरोमणि अपने ससुर मनारा होलकर को खो दिया हो, 22 वर्ष की उम्र में बेटे को खो दिया हो, तनिक नहीं बिखरी परिस्थितियों का डट के सामना। किस लिए मेरा कहना अंतिम 2 पंक्ति इस कविता की, किसी को मां तो अहिल्या से निज मार्ग प्रशस्त करो रे। जीवन में बाधाओं से, जीवन की बाधाओं से तुम होकर निडर लड़ो रे। अब क्योंकि अब मैं अपनी मूल विधा श्रृंगार तक आना चाहता हूँ। ये तो पाई का असर था, असर ऐसा कर गया कि विदस की कविता पढ़नी पड़ गई। एक बार हुआ क्या कि 3 यात्री विमान में यात्रा कर रहे थे साहब। उसमें एक इंडियन वो भी बुलंदशहर का और हो सकता है राजघाट के क्षेत्र का, एक अमेरिकन और एक जापानीज। जापानीज ने लवली सोमरस का पान किया। लवली तो समझते होंगे, सब समझते हैं। सोमरस का पान किया। जापानीज ने क्या किया कि उसका काम करके वो अपना काम करने लगा। बड़े मतलब कर्तव्यनिष्ठ होते हैं जापानी, तो काम करने लग जाता है। अमेरिकन ने 2 पैग लिए, वो अपना म्यूजिक सुनने लगा था। इंडियन की बारी, वो भी राजघाट का होगा कोई, उन्होंने 3 पैग लगाए भाई साहब। कॉकपिट में पहुंच गया पायलट के पास, हट जा फ्लाइट अब भाई उड़ाएगा। तो अब तो फ्लाइट भाई उड़ाएगा, अगर आपकी इजाजत हो तो अपनी मूल विधा तक आता हूँ और सुनाता हूँ। 4 पंक्ति, तेरे वतन से बड़ा महबूब कोई नहीं है। उससे 4 पंक्ति इस बात करना चाहता हूँ तरुणों में कि बेशक दुनिया में तुम आना घूम कहीं, बेशक दुनिया में तुम आना घूम कहीं, लेकिन अपनापन पाओगे सिर्फ यहीं। और अनुराग, खूब इश्क के तुम अफसाने पढ़ लेना कि बेशक दुनिया में तुम आना घूम कहीं, लेकिन अपनापन पाओगे सिर्फ यहीं। खूब इश्क के तुम अफसाने पढ़ लेना, खूब इश्क के तुम अफसाने गढ़ लेना। बड़ा वतन से कोई भी महबूब नहीं, बड़ा वतन से कोई भी। मैं क्योंकि हम सब बाहर
जॉब करते हैं, यादव जी आप भी अपने घर से बाहर हो, हम भी हैं, एक दर्द सा है, हम बाहर जॉब करते हैं, बड़े घर की याद आती है। उससे संबंधित एक मेरा गीत है कि घर छूट गया परिजन छूटे, घर छूट गया परिजन छूटे, अवसर छूटे त्योहारों के। घर छूट गया परिजन छूटे, अवसर छूटे त्योहारों के। माता की ममता छूट गई, वो दौर गए मनहारों के। यारों की टोली छूट गई, सब हंसी ठिठोली छूट गई। वो रंग गुलाल अबीर रेत की चढ़की होली छूट गई। वो रंग गुलाल अबीर रेत की चढ़की होली छूट गई। और ले कंधों पर जिम्मेदारी, इन 4 पंक्तियों में पूरा गीत सजाया मैंने फरीद भाई। ले कंधों पर जिम्मेदारी, हम फर्ज निभाने आ पहुंचे। घर छोड़ भेष परवेश, देश परदेश कमाने आ पहुंचे। में बैठ जाओ। मैंने कभी लिखा था कि इतनी बेखबरी ठीक नहीं, इतनी बेफिक्री ठीक नहीं, इतनी बेखबरी ठीक नहीं, इतनी बेफिक्री ठीक नहीं, और दीवाना तवज्जो को तरसे, इतनी बेकदरी ठीक है। और ले कंधों पर जिम्मेदारी, हम फर्ज निभाने आ पहुंचे। घर छोड़ो भेष परवेश, देश परदेश कमाने आ पहुंचे। और वो राह देखती चौपाले, पनघट पीपल की छाँव चले। आओ अब लौटे गाँव चले, आओ अब लौटे गाँव चले, आओ अब लौटे गाँव चले। गिल्ली डंडा बल्ला छूटे, अब गलियों के चक्कर छूटे। अगर खुद को जुड़े हुए भाव पंक्तियों से तो उधार देते रहिएगा कि गिल्ली डंडा बल्ला छूटे, अब गलियों के चक्कर छूटे। वो बाग बगीचे शुद्ध हवा, गुड़ दूध मठा शक्कर छूटे। वो बाग बगीचे शुद्ध हवा, गुड़ दूध मठा शक्कर छूटे। दावत की पंगत छूट गई, मस्ती वाली संगत छूटी। दावत की पंगत छूट गई, मस्ती वाली संगत छूटी। सर्दी में हाथ सेकते थे, चौराहों की रंगत छूटी। सर्दी में हाथ सेकते थे, चौराहों की रंगत छूटी। मिट्टी के बने अखाड़ों में, मिट्टी के बने अखाड़ों में, देखें कुश्ती के दांव चले। आओ अब लौटे गाँव चले, आओ अब लौटे गाँव चले, आओ अब लौटे गाँव चले। चलो गाँव आ गए। चल बैठ किनारे पोखर के, सब मित्रों संग बतियाएंगे। चल बैठ किनारे पोखर के, सब मित्रों संग बतियाएंगे। बातों बातों में पानी पर फिर से पत्थर तैराएंगे। बातों बातों में पानी पर फिर से पत्थर तैराएंगे। फागुन में मिलजुल कर फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चल बैठ किनारे पोखर के, सब मित्रों संग बतियाएंगे। बातों बातों में पानी पर फिर से पत्थर तैराएंगे। और फागुन में मिलजुल कर फिर से गलियों में रसिया गाएंगे। चुप के दादाजी का फिर से हुक्का
फागुन में मिलजुल कर फिर से गलियों में रसिया गाएंगे। फागुन में मिलजुल कर फिर से गलियों में रसिया गाएंगे। छुप के दादाजी का फिर से हुक्का सुलगाएंगे। कागजी जहाज उड़ाएंगे। याद कीजिए बचपन। कागजी जहाज उड़ाएंगे, पानी में छोड़े नाव चले। चलाते थे ना कागज की कागजी जहाज उड़ाएंगे, पानी में छोड़े नाव चले। आओ अब लौटे, आओ अब लौटे। और सुनिए कि हम छोड़ चले आए जिनको वो गलियां हमें पुकार रही। हम छोड़ चले आए जिनको वो गलियां हमें पुकार रही। माँ बापू की आंखें निश्चल आने की राह निहार रही। माँ बापू की आंखें निश्चल आने की राह निहार रही। दादी माँ सिर पर हाथ फिरा दोनों हाथों को चूमेंगी। दादी माँ सिर पर हाथ फिरा दोनों हाथों को चूमेंगी। तन वयो वृद्ध कमजोर नजर पर मन ही मन में झूमेंगी। तन वयो वृद्ध कमजोर नजर पर मन ही मन में झूमेंगी। लेंगे आशीष बुजुर्गों का, लेंगे आशीष बुजुर्गों का, पितुमा के छूने पाँव चले। आओ अब लौटे गाँव चले। अंतिम चार पंक्ति इसकी थी कि आकर हमने परदेश बहुत बेशक ये धन दौलत पाई। हम भी गवर्नमेंट जॉब में भाई जी शिक्षक हैं सरकारी, लेकिन जो गाँव में सर दर्द भी हो जाता है ना दादा, तो गाँव याद आता है। हम केंद्रीय कर्मचारी हैं, राजकीय कर्मचारी, लेकिन अगर सर दर्द भी हो जाए ना, घर याद आता है, गाँव याद आता है। कितना भी काम है, कुछ भी करें, लेकिन रोहित भाई को नहीं मिल सकते, रवि भाई नहीं मिल सकते, अरविंद भाई नहीं मिल सकते। कि आकर हमने परदेश बहुत बेशक ये धन दौलत पाई। अपनी मिट्टी की खुशबू की, अपनी मिट्टी की खुशबू की वो याद न दिल से जा पाई। अपनी मिट्टी की खुशबू की वो याद न दिल से जा पाई। इस चका चौंध में शहरों की ना जाने क्या क्या खोया है। इस चका चौंध में शहरों की ना जाने क्या क्या खोया है। इन छोटे छोटे कमरों में दिल तन्हा तन्हा रोया है। इन छोटे छोटे कमरों में दिल तन्हा तन्हा रोया है। भीड़ जहां पर गैरों की, कितने लोग मिलते हैं, सब अपने नहीं हो सकते। यात्रा करते हैं, हजारों लोग मिलते हैं, चेहरे भी याद नहीं रहते। है भीड़ जहां पर गैरों की, अब छोड़े ऐसा नाव चले। आओ अब लौटे गाँव चले। आओ अब लौटे गाँव चले। अभी प्रधानी का चुनाव हुआ, उसमें एक व्यक्ति प्रधानी खड़ रहा था, नहीं माना प्रधानी, उसकी बहुत मना किया, लड़ रहा था चुनाव। भाई तीन वोट पड़े, घर में कलेश है उसी दिन से। उसकी पत्नी कही एक मेरी एक तेरी, ये तीसरी पता कौन सी करूंगी। एक और प्रधानी का चुनाव लड़ा, उसकी दो ही वोट आई भाई की। सीधा पहुंच गया डीएम कार्यालय में, साहब मुझे Z+ सिक्योरिटी चाहिए। बोले क्यों? बोले साहब मेरे खिलाफ पूरा मेरा गांव है। तो एक मैं गीत से आपको जोड़ता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा श्रृंगार चलेगा, श्रृंगार चलेगा। भाई भूतपूर्व नौजवान तो आप भी हैं,
और राइए है ना, तो चलेगा, कोई बात नहीं। उसमें एक तक कि हमेशा साथ देने का क्यों वादा तोड़ जाते हैं, हमेशा साथ देने का क्यों वादा तोड़ जाते हैं, न जाने क्यों गमों के साथ रिश्ता जोड़ जाते हैं। ए रब इतना बता, जब जोड़ियां तू ही बनाता है, ए रब इतना बता। अर्जुन जी सामने आएंगे, आपके कीर्तन में हम साइड में खड़े रहे यार, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ऐसा ही। हाँ, ए रब इतना बता, जब जोड़ियां तू ही बनाता है, सफर के बीच में फिर हम सफर क्यों छोड़ जाते हैं, सफर के बीच में फिर हम सफर क्यों छोड़। अच्छा, इन बड़ी चार पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है इनको मेरी, कि मतलबी लोग अक्सर बीच में ही छोड़ जाते हैं, मतलबी लोग अक्सर बीच में ही छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मतलबी लोग अक्सर बीच में ही छोड़ जाते हैं। दादा अजी देखो सुनो, हाँ जी दादा सुनो, अजी देखो सुनो, हाँ जी जरा दिल थाम कर बैठो। मैंने कभी लिखा था कि अजी देखो सुनो, हाँ जी जरा दिल थाम कर बैठो, अभी भी ये फकत झांकी, जरा दिल थाम कर बैठो, और सफर के बीच में यूं साथ कोई छोड़ता है क्या, बहुत कुछ है अभी बाकी, जरा दिल थाम कर बैठो। मैंने लिखा था कि मतलबी लोग अक्सर बीच में ही छोड़ जाते हैं, जिन्हें है कद्र रिश्ते की वही रिश्ते निभाते हैं, और तुम्हारे तोड़ देने से ये रिश्ता यूं न टूटेगा। रवि भाई साहब, तुम्हारे तोड़ देने से ये रिश्ता यूं न टूटेगा। हमारे यार तुमको आज भी भाभी बुलाते हैं। और सुनिए मस्ती को, और मस्ती में लेके आओ कि होठों पर हंसी तो रहती, वैसे मैं हाथ से लिखता नहीं, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी मुंह डाइवर्ट करने के लिए होठों पे हंसी तो रहती है, पर दिल से आंसू बहते हैं, और ना जाने इस दर्द को कैसे सारे प्रेमी सहते हैं, और प्रेमी के इस दर्द के आगे सारे दर्द बहुत कम हैं। जब पूर्व प्रेमिका के बच्चे मामा जी नमस्ते कहते, रक्षाबंधन आ रहा है सबके, अनुभव तो ताली बजाने वालों को हमें तो बहुत अनुभव है, मम्मा उनका ध्यान में बैठे होते। तो सुनिए वो गीत की भूमिका में और चार पंक्ति सुनिए कि सारे दिल में दर्द दबाए बैठे हैं, और अपनी अपनी व्यथा छिपाए बैठे। बेशक ना बोले, लेकिन जबानी तो सब पर आई ही है। ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसको हवा ना लगे, बुजुर्गों की कहावत है, मेरी नहीं। कि सारे दिल में दर्द दबाए बैठे हैं, अपनी अपनी व्यथा छुपाए बैठे हैं। केवल सिर्फ हम ही ने नहीं यहाँ धोखा खाया, सिर्फ हम कवियों पर, अभी भाई से कह रहे थे, मैं कह रहा था कि अनुभव की बात है। सब कहते हैं जो श्रृंगार रस पर लिखता है कि यार इसके साथ हुआ है, सिर्फ हम ही ने नहीं यहाँ धोखा खाया, अच्छे अच्छे दिल तोड़वाए बैठे हैं, अच्छे अच्छे दिल तोड़वाए। अब सुनिएगा एक गजल से मैं जोड़ता हूँ कि हुई मोहब्बत यहाँ तभी से हमें हमारा पता नहीं है। हमें अपने हाल का नहीं पता, ये कोई नायक कह रहा है कि हुई मोहब्बत हमें तभी से यहाँ हमारा पता नहीं है, और कसूर
सुनो हमारी खता नहीं है कोई मोहब्बत यहाँ तभी से हमें हमारी पता नहीं कि मिले कभी दे जब बचपने में मिले कभी दे जब बचपने में छटा गजब थी तुम्हारे मुख की मिले कभी थे हम जब बचपने में छटा गजब थी तुम्हारे मुख की कि नूर अब भी तुम्हारे रुख का कि नूर अब भी बेशक झुर्रियां पड़ जाए प्रेम का के चेहरे पर लेकिन प्रेमी के लिए वो कभी पुरानी नहीं होती कि नूर अब भी तुम्हारे रुख का अभी वही है घटा नहीं है कोई मोहब्बत यहाँ तभी से हमें हमारी पता नहीं है। और कार्यक्रम समापन की ओर है, कई लोग जा चुके हैं तो अपनी कुछ पंक्तियां लेके पढ़े। कवि ने कभी लिखा कि सच्चा है अपना प्यार, अंतिम 1 मिनट, कि सच्चा है अपना प्यार तो क्या है इस जहां का डर। रोहित भाई, कि सच्चा है अपना प्यार तो क्या है इस जहां का डर। गुल बन के गुलिस्ता वफा में और खिले फिर खिलेंगे हम। सच्चा है अपना प्यार तो क्या है इस जहां का डर। गुल बन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज ना करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे। बिछड़ रहे हैं कोई रंज ना करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। और ये आसमानी सितारे आंखों में महफूज रख लो, ये आसमानी सितारे आंखों में महफूज रख लो। बहुत देर तक रात थी, रात होगी। मुसाफिर हैं तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। हेलो रईस भैया, ये शेर में आपकी नजर कर रहा हूँ कि हर चीज हद में अच्छी लगती है, हर चीज हद में अच्छी लगती है, वरना जाने क्यों आप हद से ज्यादा अच्छे लगते हो। कि ये मुस्कुराहट मुझे एक बार दे दे, ये मुस्कुराहट मुझे एक बार दे दे, अरे सपने में ही सही पर एक बार दीदार दे दे। और एक बार तू वादा कर ले मुझसे मिलने का, एक बार तू वादा कर ले मुझसे मिलने का, फिर चाहे सारी उम्र का इंतजार दे दे। बहुत धन्यवाद। 2 लाइन सुना रहा हूँ भैया के जन्मदिन पे। आज तेरे सेवक का साबरे जन्मदिन है, ते तो आज बधाई बड़ा ही शुभ दिन है। आज तेरे सेवक का साबरे जन्मदिन है, दे दो आशीर्वाद बड़ा ही शुभ दिन है। ये दीवाना तेरा भजनों की है लगन, ये दीवाना तेरा भजनों की है लगन। तेरी सेवा में रहता हर पल ये तो मगन, और तेरे नाम से ही बाबा जागता सोता है। जम के रंग जमाए कीर्तन जहाँ होता है। आज तेरे सेवक का साबरे जन्मदिन है, दे दो आशीर्वाद बड़ा ही शुभ दिन है। भक्तों की ये तालियां, यारों की महफिलें, एक बार इस महफिल के लिए जोरदार ताली रही। भक्तों की तालियां, यारों की महफिलें, मिलती है सबको कहाँ बाबा की महफिलें। श्याम धनी ने देखो मेहर बरसा
आई है, खुशी का पल है ये तो जो महफिल जमाई है। आज तेरे सेवक का साबरे जन्मदिन है, दे दो आशीर्वाद बड़ा ही शुभ दिन है। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है ये मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी तरफ से आपको लाख लाख बधाई है। आपको कुछ साल मेरी उम्र की भी लग जाए, ज्यादा ना लगे तो कम से कम 5 साल तो लग ही जाए, और आप ऐसे ही समाज के लिए अच्छा अच्छा लिखते रहें और हमको देते रहे और हम भी कुछ गाते रहे। एक बार जोरदार पुणे के आशीर्वाद के लिए तालियां बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अरविंद जी, एक सन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। इनके कई संयोग ऐसा हुआ कि हम माध्यम बने, लेकिन हमारे द्वारा गाए इन्होंने, आवाज़ इनकी थी। कई सॉन्ग ऐसे हैं जो अपने समाज के इंटरनेशनल लेवल पर भी सुने जाते हैं, फोन आते हैं, कई ऐसे हैं। देखो, जब कोई खुशी का पल होता है तो व्यक्त करने से अपने बड़ों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में उनको रहा नहीं जाता। आज संयोग से मैथिली षणमुख महान कवि, उनका भी जन्म दिवस है और संयोग से हमारा भी है। हमने दादा एक कृति हमारी काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था 2020 में। बहुत ही गर्व का अनुभूति हो रही, गर्व की अनुभूति हो रही। और आप बुजुर्ग हैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा आपका सुख के पल मतलब खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि उसको रेलवे मंत्रालय की तरफ से हमारी पुस्तक को, जो रेलवे के जितने राइटर होते हैं पूरे 17 जोन में, 68 डिवीजन होंगे और ओवर इंडिया में, हर वर्ष रेलवे हर 2-3 वर्ष में उनको मैथिली षणमुख सम्मान दिया जाता है। उनकी किताबें सेलेक्ट होती, सारी किताबें आती हैं। तो 2020 में हमारी पुस्तक अगर तुम्हारा साथ मिले वो प्रकाशित हुई, काव्य संग्रह पर हमारी कविताएं थी उसमें। तो हमने भी आवेदन किया था। खुशी की बात यह है कि मैथिली षणमुख सम्मान 2020 के लिए हमारी पुस्तक को चयनित किया गया है। रेलवे मंत्रालय, भारतीय रेलवे का ये मंत्रालय का ये होता है सम्मान, तो बड़े गर्व के साथ अनुभूति हो रही। और आप बुजुर्ग हैं तो बताने के लिए जरूरी समझा, अन्य खाना अलग वो वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आप बुजुर्ग हैं इसलिए आपके साथ अगर तुम्हारा साथ मिले, उसका ये था, उसकी 4 पंक्ति ये थी कि लफ्जों में कुछ अलग असर दूं अगर तुम्हारा साथ मिले, ये महफिल रंगों से भर दूं अगर तुम्हारा साथ मिले। लफ्जों में कुछ अलग असर दूं अगर तुम्हारा साथ मिले, ये महफिल रंगों से भर दूं अगर तुम्हारा साथ मिले। नदी घटा वन उपवन झरना चांद सितारों की छोड़ो, नदी घटा वन उपवन झरना चांद सितारों की छोड़ो, आज धरा पर अंबर धर दूं अगर तुम्हारा साथ मिले। तो मेरी इस गजल की पंक्ति को मैंने टाइटल बनाया था, अगर तुम्हारा साथ मिले, और उसको सम्मानित किया गया। तो आप सब लोगों की आशीर्वाद से और आप लोगों के अप्रिसिएशन से सब संभव हो पाता है। आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं और इतना मान सम्मान देते हैं, तो हमें भी अच्छे से अच्छा लिखने की अलग होती है, कलम के द्वारा कागज पर उतारने की अलग होती है। बस ये कि आप मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ, आप लोगों ने मुझे कवि बना दिया, आपके प्यार ने, आपके आशीर्वाद ने, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार है। बिना श्रोताओं के, बिना पाठकों के कोई भी राइटर पीछे नहीं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार बहुत ज्यादा जोरदार ताली बजाएं रोहित धनगर के लिए, क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम को इस तरह सजाया और निरंतर बजाया रोहित धनगर के लिए। और मैं चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, आप और आप तीनों रोहित भैया के लिए हमारा बैनर के उनका उत्साह बढ़ाएं। रोहित धनगर ये रोहित धनगर की मेहनत है जो आप सब यहाँ गिफ्ट हुए और भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। और अब देखो चुनिंदा लोग रह गए हैं, मैं सब लोगों के साथ ये रखना चाहूँगा कि सभी मुद्दे आते हैं जाते हैं, मुद्दे चले
मतलब जब हम कहीं बैठते हैं तो मुद्दों की बात करते हैं और यहाँ से जाने के बाद मुद्दे अक्सर भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। क्योंकि मैंने अपनी उम्र के हिसाब से इस मुद्दे को लेकर काफी पैरवी करने का प्रयास किया। डिवाई और अनुसार दोनों तहसीलों को बहुत भागा, बहुत दौड़ा और 23 से शायद अनुसार वाले से आदेश भी कर दिया था। 20 लोग करीब हम थे वहाँ, तो वहाँ धीमे धीमे लोग छूटने लगते हैं, छिड़कने लगते हैं। तो जो लोग आगे गाइडेंस लीडरशिप करते हैं उनका भी मनोबल टूट जाता है, क्योंकि पीछे भीड़ दिखाई नहीं देती। तो मैं चाहूँगा सर